देखिए अगला हमारा चैप्टर है अध्याय 3 और इसका नाम है मानव विकास। ठीक है, तो मानव विकास जो चैप्टर है हमारा, इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए कराए गए हैं तैयार, तो उसके केवल प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर भी आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? तो चाणक्य द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, अरस्तु द्वारा या डॉक्टर महबूब उलहक द्वारा? तो डॉक्टर महबूब उलहक ने सन 1990 में मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में भारत कौन से स्थान पर था? 131 स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 131 स्थान पर था। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया था? तो इसमें आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम या आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो 4 उपागम है हमारे, उन 4 में से जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसके बाद में देखिए अगला, निम्न में से किसका संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है? विकास, वृद्धि, सम्मिलन या कोई नहीं? तो कौन सा होता है? विकास होता है। अगला है मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई? 1990 में हुई। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सर्वोच्च था? तो कौन का था? नॉर्वे का। जो विश्व के 10 देश हैं उनमें पहले स्थान पर कौन सा है? नॉर्वे है। कौन सा है? अब देखिए कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। वृद्धि का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ तो आपको गुणात्मक लेना है। प्रोफेसर अमृत सेन ने मानव विकास के कौन से उपागम की अवधारणा प्रस्तुत की? क्षमता उपागम की। मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है कौन सा? ये सबसे पुराना है। 4 उपागम है ना, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, है ना, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता। तो इनमें से आप लोगों को क्षमता उपागम की जो अवधारणा है वो तो प्रस्तुत की थी अमृत सेन ने, और आय उपागम है सबसे पुराना माना जाता है मानव विकास के लिए ना। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। संसाधनों तक पहुंचो, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों पर जो है मानव विकास टिका हुआ है एक तरीके से, है ना। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न है, मानव विकास की संकल्पना के 4 स्तंभ कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद करना है। अब मानव विकास से क्या अभिप्राय है, आप लोग जो है बोलेंगे नहीं, इसलिए सभी की समझ में आए मानव विकास से क्या अभिप्राय है। तो आप उत्तर किस तरीके से लिखेंगे? देखिए डॉक्टर महबूब उलहक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे तथ्य के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। हमारा विकास का जो पैमाना है वो सभी का अलग अलग होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, है ना। इसके अलावा भी हमारी और यूटिलिटी हो सकती है, तो उसमें हमारा जो है अन्य विकल्प भी हो सकते हैं, तो उनमें वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है। इस अवधारणा में समस्त प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। इन सबका जो सेंटर यदि देखा जाए तो मनुष्य है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मानव विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उलहक ने। कब किया था? 1990 में, है ना। अच्छे से इसको याद कर लें, बहुत सरल पाठ है। अगला है, किसके द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन 1990 से प्रतिवर्ष जारी होता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, UNDP, यूनियन नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा
जो है मानव विकास प्रतिवेदन 1990 से प्रतिवर्ष जारी होता है। मानव विकास के कोई 3 उपागम लिखिए। मैंने तो 4 लिख दिए हैं। कितने? 4 लिख दिए हैं। कौन कौन से? अवपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और आधारभूत आवश्यकता उपागम। अच्छा, HDI का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक जो है उसको HDI बोलते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करो। अब देखो, वृद्धि और विकास, जैसे सपोज कीजिए मैं खड़ा हूं, जनरली बात करें हम लोग, तो मेरी वृद्धि एक निश्चित समय तक होगी, है ना, लंबाई जो है या चौड़ाई है, कुछ भी है, वो एक निश्चित समय तक होगी, लेकिन विकास अनवरत रूप तक चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इसी बात को भूगोल में बात करें तो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसका मूल्य निरपेक्ष होता है तथा यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है। और विकास जो है इसका अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, इसका परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन से है, इसका ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जिसमें सदैव सकारात्मक धनात्मक उन्नति होती है। इसमें धनात्मक उन्नति होती है, किसमें? विकास में। और वृद्धि में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है। अब देखिए सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। सशक्तिकरण का क्या अर्थ है और मानव विकास में इसका क्या महत्व होता है? तो अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपने विकल्प चुनने के लिए, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? छोटी सी परिभाषा है, आप लोग आराम से याद कर पाएंगे इसको। मानव विकास में सशक्तिकरण का महत्व देखिए, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, जो जिसकी कैपेसिटी नहीं है तो उनको उस कैपेसिटी तक लाना, उस पहुंच तक लाना अनिवार्य है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता का विकास नहीं किया गया, अगर जो व्यक्ति की एफिशिएंसी है, अगर उनको उस हद तक जो है उनकी क्षमता का विकास नहीं किया गया, तो लोगों के विकल्प भी क्या रह जाएंगे? सीमित रह जाएंगे। इसीलिए सीमित विकल्प न रहे तो हमें लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना पड़ेगा। अब देखिए, मानव विकास के क्षमता उपागम को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और इसने प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, इनको नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारे भारत के हैं ये, और प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, है ना। उनका मानना है कि मानवीय क्षमताओं का विकास कर उनकी संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर मानव की क्षमताओं का विकास कर दिया जाए तो उनकी संसाधनों तक पहुंच को जो है बढ़ाया जा सकता है, और यही मानव विकास है। अगर किसी व्यक्ति को उस क्षमता तक अगर हम लोग नहीं ला पा रहे जिस क्षमता तक मानव विकास की कल्पना की जाती है, तो फिर वो काय का मानव विकास है? तो प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे, उन्होंने कहा था, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल फैक्ट कहा है कि हमें हर व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा, उनकी क्षमताओं को इतना प्रबल बनाना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो है अपने संसाधनों तक पहुंच विकसित कर पाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और उसको शिक्षा भी मिल सके, इतनी अपनी क्षमताओं को क्या कर सके, वो बढ़ा सके। क्लियर? अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे लगता है कि कई बार उन्होंने, जो हमारे एग्जामिनर साहब आए थे, उन्होंने पूछा भी था, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, पूछा था ना। अच्छा प्रश्न है। देखिए, सतत पोषणीयता का क्या है, मानव में इसका क्या महत्व है? तो देखो, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना ही सतत पोषणीयता है। अगर हम लोग अपनी भावी पीढ़ियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहे और अंधाधुंध तरीके से जो है संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम जितनी आवश्यकता हो उतना पानी का उपयोग करें,
पानी को व्यर्थ बहने से रोकें, बिजली उतनी ही जलाएं जितनी आवश्यकता है। अब जरूरत है नहीं और पूरे घर में जो है लाइट चमका रखी है जोरदार, तो आप सो रहे हैं आराम से चैन की नींद और लाइट जली हुई है धुआंधार पूरी घर की, एक जला लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जला लो, पूरे घर को चमका रखा है जोरदार, है ना। तो इस तरीके से हम संकट खड़ा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर अरे मेरे से क्या फर्क पड़ेगा सर एक आदमी से, अरे भाई आप जैसी सोच वाले कितने आदमी हो सकते हैं। हमारे देश की जनसंख्या जो है 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, विश्व में हम नंबर 1 का खिताब जीत चुके हैं जनसंख्या में, है ना। तो ये चीजें भाई, इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में मानव विकास में इसका महत्व क्या है। देखिए मानव विकास की अवधारणा में सतत पोषणीयता टिकाऊ विकास की अभिव्यक्ति है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, जिससे इन संसाधनों की उपलब्धता समान रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हो सके। वस्तुतः उन संसाधनों का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता के अवसरों को सीमित कर देगा, जिससे मानव विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होंगे। तो हम लोग अगर इसी तरीके से विद्रोहन करते रहे, हम लोगों ने जो है मानव विकास के अनुसार सतत पोषणीय विकास जो है वो नहीं किया, तो हम आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम संसाधनों को इतना सीमित कर देंगे कि वो उसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आज आप लोग देख लीजिए केरोसिन कितना मिल रहा है, केरोसिन मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? पहले जो है काफी मात्रा में घी मिल जाता था पशुओं का, है ना, गाय का, भैंस का, बकरी का। आज वो घी कितना महंगा हो गया, क्यों? क्योंकि विकल्प के रूप में डालडा आ गया, सो तेल आ गए कई प्रकार के, रिफाइंड आ गई, है ना, उनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। वो हमारे शरीर के लिए कितना हार्मफुल है ये हम लोग नहीं जानते। हर व्यक्ति घी खरीदने की हिमाकत नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगा है, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा। तो हम लोगों को संसाधनों का विदोहन होने से बचाना है। समझ में आ गई ना बात? अगला है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? उच्चतर जीवन प्रत्याशा, मानव उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कम से कम 40 वर्ष से अधिक आयु तक जो है अच्छी तरीके से जीवन यापन कर पाए, उसकी जीवन में अच्छा स्वास्थ्य होगा, संसाधनों की जो है टिकाऊ उपलब्धता अगर उसके पास होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा पोषण होगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति ज्यादा उम्र तक जीवित रह पाएगा, है ना। 65 साल, 70 साल, 80 साल, हो सकता है और आगे भी बढ़ जाए उसकी। तो जीवन प्रत्याशा को उच्चतर बनाने के लिए हमें सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी जो है अच्छा महत्व दे पाएंगे, उच्चतर जीवन प्रत्याशा उनकी भी हो पाएगी। मानव गरीबी सूचकांक क्या है? यह मानव विकास की किन कमियों का मापन करता है? तो देखिए मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी का मापन करता है कि मानव विकास में क्या क्या कमियां रह गई, है ना। आज आप लोग अगर हम बात करें, जैसे गुजरात है, ठीक है, पंजाब है, इनका जो है काफी अच्छे जो है विकसित माने जाते हैं ये राज्य। लेकिन केरल है, वहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत आगे हो, तो उनको हम लोग इनकी अपेक्षा, इनका जो मानव विकास सूचकांक है इनकी अपेक्षा उसका ज्यादा है केरल का। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, चिकित्सा का अच्छा है, और यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक की जो गरीबी है, उसका जीवन स्तर है, इन सब पैमानों पर जो है हम लोग बात करते हैं, तब जाकर के वो गरीबी मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो देखिए यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या तथा अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या इसमें गिने जाते हैं। अल्प भार वाले बच्चा है 10 साल का, वजन है 15 किलो, कुपोषण है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, है ना। लड़की है 20 साल की,
वजन है 40 किलो। कितना है? 40 किलो। अब देख लो आप लोग कैसी लगेगी वो। कम से कम 50 से ऊपर तो वजन होना चाहिए, या ज्यादा नहीं तो 45-48 किलो होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये कुपोषण को जो है दर्शाती हैं। तो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए इनके बारे में हम लोग बात करें। अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश हैं, इसमें 66 देश आते हैं विश्व के जिनका मूल्य सूचकांक मूल्य है वो 0.8 से अधिक होता है। ठीक है, उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश 0.700 से 0.799 तक, ऐसे 53 देश हैं। अब आप लोग कहेंगे सर मूल्य सूचकांक कितना होता है? 1 से ज्यादा नहीं होता, 0 से 1 के बीच में होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर 1 से ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई 1 से ज्यादा कहाँ जाएगा? 0.8 से अधिक वाले में तो 66 देश हैं, कुछ सूचकांक मूल्य 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये ध्यान रखें। मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश में सूचकांक मूल्य 0.550 से लेकर के 0.699 तक होता है, ऐसे 37 देश हैं। और निम्न सूचकांक मूल्य वाले देशों में सूचकांक मूल्य है वो 0.549 से कम होता है, ऐसे 33 देश हैं। तो इतने देशों में जो है अलग अलग तरीके से कौन कौन से अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, ये 4 प्रकार से जो है सूचकांकों का वर्गीकरण किया गया है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पंजाब, भारत में पंजाब और गुजरात देश संपन्न राज्य हैं, लेकिन भारत के अनेक अपेक्षाकृत कम जो संपन्न राज्य है केरल का मानव विकास की दृष्टि से उक्त दोनों राज्यों की तुलना में ऊंचा स्थान है, क्योंकि वहां का स्वास्थ्य का पैमाना और शिक्षा का पैमाना बहुत बड़ा है। शिक्षा में वो सबसे आगे है, महिलाओं की शिक्षा में भी सबसे आगे है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है ना। अब देखिए मानव विकास सूचकांक एजीआई का सर्वोच्च मूल्य रखने वाले विश्व के 10 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, हांगकांग, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क, है ना, ये देश हैं। तो आप सभी बच्चे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जो जानकारी हम लोगों के अभ्यास के रूप में हम लोग डेली जानकारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा इसको तो करें ही, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चंस हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, उनको भी आप लोग तैयार करें। और कल फिर दोबारा से हम लोग तैयार करके लाएंगे दूसरा पार्ट, है ना, मतलब 14 पार्ट, है ना। कल मिलते हैं।